गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अरस्तु, जो कि आपके सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर अरस्तु के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम अरस्तु के जीवन परिचय, अरस्तु की प्रमुख रचनाएं और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अरस्तु, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक फॉर्मूला है SPA। इसका मतलब हुआ सोक्रेटिस, यानी सुकरात से वेस्टर्न पॉलिटिकल की शुरुआत होती है, जिन्होंने कोई भी लिखित ग्रंथ नहीं लिखा। उसके बाद में सुकरात के जो शिष्य थे वो हैं प्लेटो, जिन्होंने आदर्शवादी कहा जाता है, अर्थात आदर्श के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इन्होंने अपने दर्शन की बात करी है। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो इंडिडक्टिव है, अर्थात निगमनात्मक है। प्लेटो के जो शिष्य थे वो हैं अरिस्टोटल। प्लेटो के शिष्य हैं अरिस्टोटल। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया, सोक्रेटिस, प्लेटो और अरस्तु। ये एक गुरु शिष्य परंपरा है। ये शिष्य हैं और ऊपर जो है गुरु, यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो हुआ, प्लेटो का शिष्य हुआ अरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु को सुकरात, प्लेटो का शिष्य कहा जाता है। अब चूंकि प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक कहा जाता है, लेकिन प्लेटो के शिष्य अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन दोनों में जो बेसिक अंतर है वो है यथार्थता का, अर्थात तथ्य आधारित राजनीति की जो बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, वो है अरस्तु। अरस्तु ने तथ्यात्मक यथार्थ की बात करी है। इनके दर्शन में हमें कहीं भी कल्पना की बात नहीं आती है। इन्होंने जो दर्शन में बताया है, उस जो अरस्तु का दर्शन है उसमें ऐसे बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें आज की राजनीति में भी हम देखते हैं। इसलिए हम अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर कहते हैं। स्वयं अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है, क्योंकि ये मास्टर साइंस इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर राज्य नामक संस्था का अध्ययन होता है और उस राज्य नामक संस्था में या राज्य में संपूर्ण प्रशासन, राजनीतिक कार्यपालिका सभी समाहित होती हैं। तो आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अरस्तु, जो कि पॉलिटिकल साइंस के फादर कहलाते हैं और प्लेटो के शिष्य हैं, इनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो एथेंस से लगभग 200 मील दूर एक मैसेडोनिया के स्टेगिरा नामक स्थान पर एक नगर है, स्टेगिरा, वहाँ एक इनका जन्म 384 ईस्वी में हुआ था। चूँकि इनके पिता जो थे वो मकदूनिया के राजा के दरबार में एक राज परिवार के शाही वैद्य थे, अर्थात डॉक्टर थे। तो अरस्तु के मस्तिष्क को वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने में जो प्रोत्साहन मिला वो इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि अरस्तु के पिता मैसेडोनिया के राजा एमटस के राज चिकित्सक थे। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु का जो सोचने का तरीका है वो साइंटिफिक है। वहाँ कल्पना और आदर्श का कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से अरस्तु ने जो भी बात सोची वो साइंटिफिक तरीके से सोच के अपने सिद्धांतों के बारे में अरस्तु ने रचना करी या अपने सिद्धांतों में उन चीज़ों को समावेश करने की कोशिश करी। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वहाँ 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वे स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे, लेकिन अकादमी का, प्लेटो की जो एकेडमी थी उसको हिंदी में कहते हैं अकादमी। प्लेटो ने जो शिक्षण संस्था का नाम था एकेडमी, उसको हिंदी में कहते हैं अकादमी।
ये प्लेटो द्वारा स्कूल का नाम है, प्लेटो की स्कूल का नाम है अकादमी या एकेडमी। अरस्तु इस एकेडमी का अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से इनका अध्यक्ष इनको नहीं बनाया गया। तो अरस्तु ने अपनी खुद की एकेडमी बनाई, उसका नाम है लाइसियम। लाइसियम लाइसियम अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम है लाइसियम। यह आप एग्जाम की दृष्टि से याद कर लें। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसके प्रशंसा स्वयं उनके गुरु प्लेटो भी किया करते थे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही अरस्तु किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अर्थात अरस्तु के दर्शन के अंदर तथ्य सबसे ज़रूरी बात है। फैक्ट्स के आधार पर ये किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। परंपराएं क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, इनके आधार पर अरस्तु अपना निष्कर्ष नहीं देते थे। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी घटना का अगर अरस्तु को अध्ययन करना हो तो उसकी संपूर्ण जांच पड़ताल करके, तार्किक दृष्टि से जांच पड़ताल करने के बाद में ही अरस्तु किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। अरस्तु का जो शिष्य है उनका नाम है सिकंदर। अरस्तु ने 13 वर्ष के उदंड युवक सिकंदर को शिक्षण देना से शिक्षा देना प्रारंभ किया, जो आगे चलकर अर्थात सिकंदर आगे चलकर विश्व विजेता बना। अरस्तु ने 53 साल की उम्र में लाइसियम LYCEUM लाइसियम या लीसियम नामक विद्यालय की स्थापना करी। अरस्तु के इस विद्यालय में जीव विज्ञान अर्थात अरस्तु ने अपने जो लाइसियम एकेडमी थी उसके अंदर बायोलॉजी, जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, इन पर विशेष बल दिया। प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह इसको नेचुरल साइंस बोलते हैं, और बायोलॉजी पर इन्होंने अपनी जो लाइसियम एकेडमी थी उसमें विशेष योगदान रहा, या इन विषयों पर इनका ज़्यादा जोर रहा। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। हम आगे देखते हैं। एक हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि अरस्तु की जो पद्धति है वो है डिडक्टिव मेथड। अध्ययन करने का जो अरस्तु का तरीका है डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड मतलब आगमनात्मक। अरस्तु की अध्ययन पद्धति का नाम है आगमनात्मक, और प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी उसका नाम है निगमनात्मक। इन दोनों में आपके डिफरेंस आ सकता है और आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति क्या होती है, यानी अनुभवपूरक, इम्पेरिकल मेथड भी बोलते हैं इसको। अनुभवपूरक आगमनात्मक को इम्पेरिकल भी बोलते हैं। निगमनात्मक और आगमनात्मक में अंतर होता है, उस अंतर को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक तो होती है पीजी और एक होती है जीपी। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अगर आपने एमए करा इन पॉलिटिकल साइंस में तो एमए का मतलब मास्टरी करी, तो पॉलिटिकल साइंस का मास्टर कौन है? अरस्तु। पॉलिटिकल साइंस की मास्टर कौन है, या पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको पीजी किसका है? अरस्तु का, ये याद करें। और इसका अपोजिट जीपी, जी और पी फॉर प्लेटो, ऐसे ही इसको याद कर लें आप, पी फॉर प्लेटो। यानी पीजी और जीपी दो तरह की अध्ययन पद्धतियां हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीपी यानी पी फॉर प्लेटो। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी उसको कहते हैं हम निगमनात्मक। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है प्लेटो की, उसका क्या मीनिंग होता है इसमें समझने की कोशिश करते हैं अपन। जी और पी, जर्नल से पर्टिकुलर अर्थात सामान्य से विशेष की ओर। प्लेटो जो अपना अध्ययन करते हैं, दर्शन जो प्लेटो का है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अर्थात प्लेटो का जो अंतिम उद्देश्य है, विशेष मतलब आदर्श राज्य की स्थापना करना, उसके लिए प्लेटो सामान्य साधनों की बात करता है, जैसे न्याय सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है। तो निगमनात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जो जर्नल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष की ओर चलती है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, जर्नल टू पर्टिकुलर। जीपी का मतलब हुआ GENERAL, जर्नल टू पर्टिकुलर।
ऐसी पद्धति जो सामान्य से विशेष की ओर चलती है उसको हम निगमनात्मक पद्धति कहती हैं, और यह जो पद्धति है वो P4 प्लेटो द्वारा बताई गई है। इसके विपरीत जो पीजी जो पद्धति है वो है अरस्तु की। पीजी यानी एमए, हम एमए करेंगे, कोई एमएससी भी कर सकता है। पीजी में एमएससी, एमकॉम, एमए सब आती हैं, लेकिन यहाँ चूँकि अपना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो हम एमए करेंगे। A4 अरस्तु भी याद कर सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन है, अरस्तु है। तो इस प्रकार से पीजी किसकी हुई, अरस्तु की हुई। इसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर टू जर्नल अर्थात विशेष से सामान्य की ओर यह पद्धति चलती है। विशेष से सामान्य की ओर जो पद्धति चलती है, अध्ययन पद्धति, उसको हम कहते हैं आगमनात्मक, जो कि आगमनात्मक से आप ये भी ले सकते हैं ऑफ और अरस्तु द्वारा प्रस्तावित वह अरस्तु द्वारा बताई गई वह पद्धति जो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, अर्थात विशेष से सामान्य की ओर जो अध्ययन पद्धति चलती है उसको हम कहते हैं आगमनात्मक। इसके अंदर क्या होता है कि अरस्तु पहले विशेष बात करता है और विशेष से सामान्यकरण की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपने अध्ययन करने के लिए, या कौन सा शासन व्यवस्था अच्छी है, कौन सी शासन व्यवस्था बुरी है, इसके बारे में अध्ययन करने से पहले अरस्तु ने विश्व के 158 देशों के संविधानों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया, एक कंपैरेटिव स्टडी करी, और उसके बाद में गुण अवगुण के आधार पर ये बताया कि ये शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है। अर्थात इन्होंने विशेष कार्य पहले किया और सामान्यकरण बाद में प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति वह अध्ययन पद्धति होती है, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है। इसके अंदर विशेष से सामान्य की ओर जाया जाता है। अर्थात अरस्तु के रेफरेंस में हम एक एग्जाम्पल दें, अरस्तु ने विशेष कार्य किया, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि फला शासन व्यवस्था सबसे बढ़िया है। तो इस प्रकार से विशेष चीज़ करने के बाद में सामान्यकरण की ओर जो प्रक्रिया चलती है उसको हम कहते हैं आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। अब हम देखते हैं अरस्तु ने 158 राजनीतिक व्यवस्थाओं या संविधानों की जो रूपरेखा करी या उसके आधार पर एक सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत बनाया। इस पद्धति से के द्वारा वो हमें परिलक्षित होता है। अब हम आगे देखते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इनकी प्रमुख जो रचना है वो पॉलिटिक्स है। अरस्तु की प्रमुख रचना है पॉलिटिक्स। इसके आगे मैं बताऊंगा आपको। पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं जो बारकर ने बताए। इन 8 भागों में अरस्तु ने संपूर्ण दर्शन को समाहित करने की कोशिश करी है। अपने यहाँ सवाल यह है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर आएगा वेरी शॉर्ट आंसर में अरस्तु आएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप में या 50 वर्ड्स में ये आ सकता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने के पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों का हम अध्ययन आगे करते हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, उसका पहला कारण है कि इन्होंने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जो पिता थे वो मैसेडोनिया के राजा एमटस के यहाँ एक राज चिकित्सक थे, तो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही साइंटिफिक थी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के प्रति भी अरस्तु का जो नज़रिया था, दृष्टिकोण था, वो साइंटिफिक था। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इन्होंने कोई भी सिद्धांत दिया उसके पीछे इन्होंने बहुत लंबा रिसर्च किया, और विशेष अध्ययन या करने के बाद में ही इन्होंने सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया।
तो पहली बात यह हुई कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने विषय के प्रति एक साइंटिफिक अप्रोच रखी। दूसरी जो बात है, विषय को स्वतंत्र रूप दिया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक्करण किया। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को और नीति शास्त्र को अलग अलग किया। पहले नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान एक ही थे, लेकिन अरस्तु ने नीति शास्त्र को नीति शास्त्र में रखा और पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस में रखा, अर्थात दोनों को इन्होंने पृथक्करण किया। प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग माना। जहाँ प्लेटो जो कि अरस्तु के गुरु हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र का एक पार्ट माना है, वहीं अरस्तु ने नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, एंड्स से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र, और प्लेटो ने तो इन दोनों को एक माना, जबकि अरस्तु ने नीति शास्त्र को अलग चीज़ माना और राजनीति शास्त्र को अलग माना। अरस्तु के अनुसार राजनीति शास्त्र जो है उसका संबंध साधन से है कि हमें किस प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करने हैं, उनके लिए क्या साधन होने चाहिए, जबकि अरस्तु ने नीति शास्त्र जो है उसका जो एंड्स को माना है, एंड्स मतलब उद्देश्यों को माना है कि किस प्रकार से हमारा उद्देश्य होना चाहिए, या हमारी जो अंतिम इच्छा है, जैसे प्लेटो की आदर्श राज्य की स्थापना करना प्लेटो का उद्देश्य था, लेकिन उसको पाने वाले साधन आज व्यवहारिक नहीं है। इसके विपरीत अरस्तु कहता है कि हमारे साधन ऐसे होंगे तो ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को अलग अलग रूप में प्रतिपादन किया। इस कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कह सकते हैं। तीसरी बात है यथार्थवादी विचारक। यथार्थ का मतलब होता है जो अभी है, फैक्ट जो है उसके आधार पर जो अध्ययन होता है, उन विचारकों को यथार्थवादी विचारक कहते हैं, और अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है। अगली विशेषता है अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस के फादर कहने की, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति या आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के बारे में अरस्तु ने बताया, क्योंकि अरस्तु के द्वारा ही 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण किया गया, उनका अध्ययन किया गया, और अध्ययन करने के बाद में एक सामान्य निष्कर्ष पर अरस्तु पहुंचते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव जो मेथड है स्टडी का और डिडक्टिव मेथड यानी आगमनात्मक पद्धति है, इसके जनक अरस्तु हैं, इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस का इनको फादर कहते हैं। राज्य का एक क्रमबद्ध सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ। राज्य का निर्माण नहीं होता है, राज्य का एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे पहले राज्य अलग अवस्था में था और वर्तमान राज्य अलग अवस्था में था। तो ये जो आज की वर्तमान अवस्था हम राज्य की देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं अरस्तु के सिद्धांतों में, उनके दर्शन में नज़र आती। सरकार के अंगों का निरूपण, जो वर्तमान में सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसा 384 ईस्वी के बाद पे ही अरस्तु ने, अर्थात कई हज़ार साल पहले अरस्तु ने ऐसा बता दिया था, जो आज की वर्तमान सरकारों में भी इसका अध्ययन हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु है वो पॉलिटिकल साइंस के फादर कहलाते हैं। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन सबसे पहली बार अरस्तु ने बताया कि कानून ही सर्वोच्च हैं, अर्थात किसी देश में किसी संविधान को अगर सफल होना है तो उस देश के कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए, न कि वहाँ की संसद की सर्वोच्चता। रूल ऑफ लॉ, जो कि डाइसी का आगे चलकर डाइसी रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अरस्तु ने रूल ऑफ लॉ का वर्णन कर दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि अरस्तु उपयुक्त कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान के फादर कहलाते हैं। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। अरस्तु दार्शनिक राजा के स्थान पर परंपरागत कानूनों और नियमों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। जहां प्लेटो अति मानव की खोज करना चाहता है, अर्थात फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा की खोज करना चाहता है, वहीं अरस्तु एक अति विज्ञान, सुपर साइंस की अन्वेषण करना चाहता है, जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राज्य के अंदर
एक दार्शनिक राजा का शासन नहीं होना चाहिए, जबकि कानून का शासन होना चाहिए, कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भी वहाँ के संविधान से बंधा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने इन कारणों के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये आपके 7 नंबर का सवाल एग्जाम में आ सकता है। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर क्यों कहा जाता है, जिसको आप पढ़ने की कोशिश करें। आगे देखते हैं अरस्तु की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो फेमस हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप में 2 नंबर का सवाल आ सकता है। अरस्तु की 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अरस्तु की सबसे अच्छी जो ग्रंथ है वो है पॉलिटिक्स, एथिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, फिजिक्स। अरस्तु की बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन इन रचनाओं में हम देखते हैं कि ये 2-4 रचनाएं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये अरस्तु की प्रमुख रचनाओं में आती हैं। पॉलिटिक्स, एथिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स और फिजिक्स, ये अरस्तु की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम आपके एक शॉर्ट आंसर टाइप सवाल आ सकता है कि अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। पॉलिटिक्स, आप 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि पॉलिटिक्स क्या है। तो आप यहाँ ये लिखें, अरस्तु द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसमें अरस्तु के संपूर्ण दर्शन का समावेशन किया गया है। इसमें मुख्यतः 8 भाग हैं, ऐसा बारकर ने कहा है। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वो मुख्य कृति है पॉलिटिक्स, और बारकर ने इसे 8 भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला जो भाग है दास्ता है, राज्य संबंधी विचार हैं। तीसरे भाग में नागरिकता है। चौथे भाग में संविधान का वर्गीकरण किया गया है। 5वें भाग में क्रांति के कारण हैं। 7वें भाग में क्रांति के उपाय हैं। अर्थात अरस्तु जो है वो क्रांति क्यों होती है, अर्थात किसी भी देश में संविधान में परिवर्तन क्यों होता है, अर्थात वहाँ के लोग उग्र क्यों होते हैं, ये भी बताया है। और साथ साथ में उसको ये भी बताया कि संबंधित व्यवस्था में क्रांति होने के ये कारण हैं और इनके ये उपाय हैं। तो हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम शुरुआत करेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु की दास्ता, अरस्तु की नागरिकता संबंधी, अरस्तु द्वारा बताए गए संविधानों का वर्गीकरण, क्रांति क्या है, क्रांति के कारण क्या हैं और क्रांति के उपाय क्या हैं। आज के लिए इतना ही।